Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy and once again you're most welcome to my YouTube channel GK with MKF। फ्रेंड्स, आप सभी की मांग पर, आप सभी की डिमांड पर हमने आने वाली उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए आपके लिए लगभग 500 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज तैयार की है, जिसमें आपको मूल विधि और संविधान से संबंधित टॉप के वे क्वेश्चंस मिलेंगे साथियों, जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और साथियों, आपका जो यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो ये प्रश्न रामबाण है, क्योंकि साथियों आप सभी जानते हैं कि मूल विधि और संविधान से संबंधित बहुत से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए साथियों, यदि आपने इन 500 प्रश्नों की ये सीरीज अर्थात हमारे जितनी भी ये वीडियोज़ हैं वो सभी कवर कर ली, तैयार कर ली, तो साथियों आपके कंधों पर सितारे आने से कोई नहीं रोक सकता, आपके शरीर पर वर्दी पहनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और इस सीरीज को पूरा तैयार करिएगा फ्रेंड्स। इन प्रश्नों को नोट करिएगा और बार बार रिवीजन करिएगा। हो सके तो आप वीडियो को भी 2-3 बार रिवाइज करके देख सकते हैं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका जो सपना है यूपीएसआई बनने का वह भी पूरा होगा। साथियों, इसलिए कहता हूँ मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और यदि आप मेहनत करेंगे तो साथियों आपको यूपीएसआई बनने से कोई नहीं रोकेगा। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, बस आप इन वीडियोज़ को देखते रहिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण सीरीज की इस पहली वीडियो को शुरू करते हैं, पहले टेस्ट को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता प्रवर्तित हुई थी, अर्थात भारतीय जो दंड संहिता आईपीसी वह कब लागू हुई थी? 6 अक्टूबर 1860, 6 दिसंबर 1860, 1 जनवरी 1861 या फिर 1 जनवरी 1962। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी 1962 को ही जो हमारी आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता है, वह प्रवर्तित हुई थी, वह लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। भारतीय दंड संहिता 1860, यहाँ इसको फ्रेंड्स 1860 कर लीजिए आप, एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई। भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था, अर्थात यह अधिनियम कब बना था? 6 अक्टूबर 1860 को, 30 अक्टूबर 1860 को, 25 नवंबर 1860 को या फिर 31 दिसंबर 1860 को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अक्टूबर 1860 को ही, 6 अक्टूबर 1860 को ही जो भारतीय दंड संहिता है वह अधिनियमित हुई थी, अर्थात ये अधिनियम बना था 6 अक्टूबर 1860 को और ये लागू हुआ था कब? 1 जनवरी 1862 को। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं? आपके ऑप्शन है मानव प्राणी, दुराशय, आपराधिक कृत्य या फिर हेतु। साथियों आपके पास एक कूट दिया गया है और आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1, 2 या 4, 1, 3 या 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 व 3 और ऑप्शन नंबर डी 2, 3 व 4। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए यहाँ मानव प्राणी दिया गया है, तब साथियों अपराध के लिए आवश्यक तत्व क्या है? मानव प्राणी, ये तो होगा तभी अपराध होगा, क्योंकि अपराध करेगा कौन? मानव प्राणी ही करेगा। दुराशय, ये भी राइट है। और आपराधिक कृत्य, तो आपराधिक कृत्य तो होगा ही, क्योंकि तभी अपराध होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स ये तीनों सही हैं और हेतु ये नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1, 2 व 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गलत उत्तर बताइए। सामान्य रूप में एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से भागीदार हो सकता है। कैसे? जब वह स्वयं अपराध करता है, जब वह अपराध करने में भाग लेता है, या जब वह घटना स्थल पर उपस्थित होता है, और ऑप्शन नंबर डी, जब वह किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कार्य करने में अपना एजेंट बनाता या प्रेरित करता है। अभी यहाँ आपसे गलत उत्तर पूछा गया, तो आप बताइए गलत क्या होगा? जब वह स्वयं अपराध करता है, ये सही है। जब वह अपराध करने में भाग लेता है, ये भी सही है। और जब वह घटना स्थल पर उपस्थित होता है, तो ये फ्रेंड्स गलत है, क्योंकि जब कहीं घटना घटित होती है तो वहाँ पर तो और भी लोग उपस्थित होते हैं, जिन्होंने अपराध किया ही नहीं वे भी उपस्थित होते हैं। इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी ये भी सही है, जब वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कार्य करने में अपना एजेंट बनाता है या प्रेरित करता है, तो ये भी अपराध ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं किसके लिए? नर हेतु, नारी हेतु, हर व्यक्ति हेतु चाहे वे नर हो या नारी, और ऐसे शब्दों का उपयोग किन संहिता में नहीं है, अर्थात इस संहिता में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
हर व्यक्ति हेतु, चाहे वे नर हो या नारी हो। अभी ध्यान से सुनिएगा, जो आईपीसी की धारा 8 है उसके अनुसार पुल्लिंगवाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर एक व्यक्ति के लिए लागू हैं, चाहे वे नर हो या नारी हो, स्त्री हो या फिर वे पुरुष हो, ये सब के लिए लागू हैं, हर व्यक्ति के लिए। इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता में शब्द स्त्री किसका द्योतक है? वयस्क स्त्री का, अविवाहित स्त्री का, किसी भी आयु की स्त्री का, या फिर विवाहित स्त्री का? तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, किसी भी आयु की स्त्री का। फ्रेंड्स, जो आईपीसी की धारा 10 है, कौन सी? जो धारा 10 है उसके अनुसार उसमें दिया गया है कि पुरुष शब्द किसी भी आयु के लिए पुरुष और स्त्री शब्द किसी भी आयु की स्त्री का द्योतक होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वादों में से कौन से सामान्य आशय से संबंधित है? फ्रेंड्स, जितने भी वाद हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन सभी को आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये पक्का 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास, महबूब शाह बनाम एम्परर, बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, डीपीपी बनाम बियर्ड, श्रीकांतिया बनाम मुंबई राज्य। अब आपके पास एक कोट दिया गया है, इसमें कौन सा कोट राइट है आपको बताना है, कौन सा इनसे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, जो देखिए महबूब शाह बनाम एम्परर ये भी आपका राइट है, बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर ये भी आपका राइट है, और जो ये डीपीपी बनाम बियर्ड फ्रेंड्स ये गलत है, श्रीकांतिया बनाम मुंबई राज्य ये भी ठीक है। तो आपका ए, बी और डी अर्थात 1, 2 और 4, तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स। 1, 2 और 4 देखिए 1, 2, 3 और 4, तो आपका 1, 2, 4 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी परिणाम का स्वेच्छा से कार्य किया जाना कहा जा सकता है यदि कोई व्यक्ति कारित करने का आशय रखता है, यह ज्ञान रखता है कि वह इसे कारित कर सकता है, या फिर यह विश्वास रखने का कारण रखता है कि ऐसे कारित होना संभाव्य है, या फिर उपरोक्त सभी स्थितियों में। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्थितियों में। कोई व्यक्ति जो किसी परिणाम का स्वेच्छा से जब कार्य किया जाना कहा जा सकता है, तो साथियों वह व्यक्ति कार्य करने का आशय भी रखता है, यह ज्ञान भी रखता है कि वैसे कार्य कर सकता है, और यह विश्वास रखने का कारण रखता था कि ऐसे कार्य होना संभाव्य है। तो इसलिए सभी आंसर इसके राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक सफल अभियोजन का परिणाम होता है दोष मुक्ति, उन्मोचन, दोष सिद्धि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोष सिद्धि। एक सफल अभियोजन का परिणाम ही होता है दोष सिद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, ये प्रश्न पूछा गया है यूपीएसआई 2014 में। बताइए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? शरीर से, संपत्ति से, शरीर व संपत्ति दोनों से, शरीर व संपत्ति दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर व संपत्ति दोनों से। जो आईपीसी की धारा 97 है, कौन सी? आईपीसी की धारा 97 में प्रत्येक व्यक्ति को मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विरुद्ध अपने व अपने शरीर की एवं अन्य व्यक्ति के शरीर की भी प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। इसलिए फ्रेंड्स राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आत्मरक्षा का अधिकार है अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कि किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छाप लीजिएगा। इस प्रश्न के आने के पूरे चांसेस हैं कि किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा में, या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। साथियों यदि आपने कोई अपराध किया है और आप पकड़ में नहीं आते हो, और लेकिन पुलिस आपके पीछे पड़ी है, आप समझिएगा एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई अपराध कर दिया और अब आप पकड़ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन पुलिस आपके पीछे पड़ी है और आपको पकड़ भी लेती है, और आपको पकड़ने के दौरान आपको कोई डंडा मार दिया जाता है या फिर आपको मारपीट आपके साथ हो जाती है, तो आपको आत्मरक्षा का अधिकार तो है, लेकिन साथियों वह वहाँ उपलब्ध नहीं होगा। वह अधिकार उपलब्ध नहीं होगा जब लोक सेवक द्वारा किया गया ऐसा कोई कार्य करेगा।
अर्थात जब आपको पकड़कर आपको 2-4 डंडे मार दिए जाएंगे तो आपको आत्मरक्षा का अधिकार है, आप अपनी रक्षा कर सकते हो, लेकिन आपको वो जो अधिकार है वो वहाँ उपलब्ध नहीं होगा उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए, मैं उम्मीद करूँगा आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है किसमें? भारतीय दंड संहिता में, दंड प्रक्रिया संहिता में, भारतीय संविधान में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय दंड संहिता में। और जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी है उसकी धारा ये 354 में ये प्रावधान है। किसमें फ्रेंड्स? याद रखिएगा 354 में, आईपीसी की धारा 354 में इसका प्रावधान है। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी जो हमला है वह दंडनीय है, यह बताया गया है आईपीसी की धारा 354 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दहेज लेना व देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? ये प्रश्न आएगा फ्रेंड्स, छाप लीजिएगा इसको। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, या फिर इनमें से कोई नहीं। और प्रश्न ये पिछली बार पूछा भी गया था 2014 में यूपीएसआई के एग्जाम में। तो जो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में के अनुसार दहेज लेना एवं देना ये दोनों ही अपराध हैं इस प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध का प्रावधान करती है? धारा 71, धारा 72, धारा 73, या फिर धारा 74। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 73। अब कैसे वह सुनिए। जो आईपीसी की धारा 73 है फ्रेंड्स, इसके अनुसार जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए कोर्ट को उस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास में दंड देने की शक्ति है, तो फिर कोर्ट क्या करता है, जो न्यायालय है वह अपने दंड आदेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के लिए वह दंडादेश किया गया है कि नहीं। समझिएगा फ्रेंड्स, दोबारा सुनिएगा इसे बैक करके। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। जो एफआईआर होती है फ्रेंड्स वह संबंधित है किससे? असंज्ञेय अपराध से, केवल संज्ञेय अपराध से, असंज्ञेय अथवा संज्ञेय अपराध से, या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल संज्ञेय अपराध से। जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 है इसके अधीन जो एफआईआर होती है वह संबंधित है केवल संज्ञेय अपराध से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 किस सीमा तक किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है? 6 माह, 4 माह, 3 माह, या फिर 2 माह। ये प्रश्न पूछा गया है 2014 के यूपीएसआई एग्जाम में। तो जो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 माह तक। 3 माह तक जो है किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 अर्थात जो आईपीसी की धारा का आईपीसी का जो अध्याय 4 है वह किससे संबंधित है? दुष्प्रेरण से, साधारण स्पष्टीकरण से, प्रयास से, या फिर साधारण अपवाद से। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज द राइट आंसर। साधारण अपवाद से ही संबंधित है आईपीसी का अध्याय 4। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 सूत्र तथ्यगत भूल क्षम्य है संबंधित है। प्रश्न ये पूछा गया है फ्रेंड्स, जो सूत्र है तथ्यगत भूल क्षम्य है यह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से। चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय दंड संहिता 1860 में नासमझ गुड़िया को आपराधिक दायित्व से छूट निम्न किस धारा में प्राप्त है? वेरी वेरी मोस्ट वीवीआईपी प्रश्न। धारा 81, धारा 82, धारा 84, या फिर धारा 87 में। तो ये छूट है फ्रेंड्स, यह किस धारा में प्राप्त है, किस धारा के अनुसार प्राप्त है आईपीसी की? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 82 में। और कैसे फ्रेंड्स? जो आईपीसी की धारा 82 है इसके अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं होगा। क्या? दोबारा सुनिएगा। जो आईपीसी की धारा है 82 इसके अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा, इसलिए इन्हें छूट प्राप्त है धारा 82 के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी प्रश्न लाजवाब हैं और ये परीक्षाओं में आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया गया है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कि भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है। ये प्रश्न भी रिपीटेड हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 7 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चे के द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं है यदि वह बच्चा 12 वर्ष से कम आयु का है, 7 वर्ष से कम आयु का है, 18 वर्ष से कम आयु का है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यदि इसका आंसर आपने नहीं लिखा है तो आपकी पिटाई भी हो सकती है, क्योंकि पिछले 2-3 प्रश्न ये रिपीट हो रहे हैं वापस। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष से कम आयु का है। यदि कोई बच्चा 7 वर्ष से कम आयु का है तो उसके द्वारा जो भी कृत्य किया जाएगा वह अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मैकनॉटन का वाद किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया कि जितने भी वाद हैं उन सभी को पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आते हैं। मैकनॉटन का वाद संबंधित है किससे, विकृत चित्तता से, मत्तता से, बाल्यावस्था से, या फिर दुर्घटना से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकृत चित्तता से। और कैसे फ्रेंड्स, इसे समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, इसे जो आईपीसी की धारा है 84, कौन सी, ये धाराएं फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा। जो आईपीसी की धारा 84 है उसके अंतर्गत ये व्याख्यायित किया गया है कि धारा 84 के अनुसार कोई वाद अपराध नहीं है जो उसे करते समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति या फिर जो वह कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, यह जानने में वह व्यक्ति असमर्थ है। फ्रेंड्स, समझिएगा, दोबारा मैं दूसरी शब्दों में समझाता हूँ आपको। यदि देखिए, यदि कोई व्यक्ति यह जानने में असमर्थ है कि जो वह कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है या फिर विधि के प्रतिकूल है या नहीं, तो फ्रेंड्स वह कोई जो वाद है यह अपराध नहीं है कि जो उसे करते समय चित्त विकृत के कारण, अर्थात मन में कोई विकार पैदा होने के कारण या मन में कोई ऐसा विकार आ जाए कि जिसके कारण उस कार्य की प्रकृति ही ना पहचान पाए कि जो कुछ वो कर रहा है वो अपराध है कि नहीं, वो प्रतिकूल है विधि के या नहीं है, कानून के खिलाफ है कि नहीं है, या दोषपूर्ण है कि नहीं है, यह सब जानने में वह व्यक्ति असमर्थ है। तो फ्रेंड्स, ये जो वाद है मैकनॉटन का वाद इसे कहा गया है और ये धारा 84 के अंतर्गत है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझें तो आप कभी नहीं समझ सकते, आप दोबारा वीडियो को रिपीट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न बहुत बार बनते हैं, जैसे कि एक शेर है जो खे पर झपटता है। आप खे की जगह राम शाम कुछ भी ले सकते हैं। एक शेर खे पर झपटता है और कै शेर पर, कै कोई दूसरा व्यक्ति है, कै शेर पर यह जानते हुए गोली चलाता है कि उससे खे की मृत्यु हो सकती है। तो गोली से वस्तुतः खे की मृत्यु हो भी जाती है। अब इस प्रकार हत्या करने का दोषी है वह कौन, जिसने गोली चलाई है। कै किसी अपराध का दोषी नहीं है, आपराधिक मानव वध का दोषी है, या फिर गंभीर उपहति कारित करने का दोषी है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कै किसी भी अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि आईपीसी की धारा 92, कौन सी, आईपीसी की धारा 92 के अनुसार जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए संभावना पूर्वक यद्यपि उसकी सहमति के बिना की गई ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं कहलाता है। फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और समझकर ही इसका आंसर टिक करिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। और वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करूंगा आप वीडियो को लाइक करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स, आपके पास आज मात्र 100 लाइक करने का टारगेट है। आपको कम से कम भी 100 लाइक करने हैं और 100 लाइक करने का आपके पास टारगेट है। और साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। अपने सभी साथियों में जो भी कोई यूपीएसआई अर्थात उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहा है 2021 की, उन सभी को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और जितनी भी इस सीरीज़ की वीडियो होंगी प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप सभी को वहाँ मिल जाएगी। और साथियों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।